हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र के लेसन 3 के वीडियो 3 को लेके आपके सामने आए हैं। लेसन का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। कल हमने आपको मुद्रा गुणक का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कराया था। आज हम उसी के बारे में आगे और पढ़ाएंगे। मुद्रा गुणक से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात से है। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रा गुणक इक्वल टू M/H। M बराबर है मुद्रा का स्टॉक और H है शक्तिशाली मुद्रा, तो ये दोनों का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है। क्योंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। मतलब M का मान जो है हमेशा जो है शक्तिशाली मुद्रा से ज़्यादा होता है, तो इसका मान जो है मुद्रा गुणक का 1 से ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है या 0 होता है, और 1 से ज़्यादा होता है तो क्यों होता है। तो आप सीधे बताएंगे कि मुद्रा का स्टॉक हमेशा शक्तिशाली मुद्रा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। मुद्रा गुणक के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित अनुपातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है करेंसी जमा अनुपात। करेंसी जमा अनुपात का सूत्र निम्नलिखित है। करेंसी जमा अनुपात इक्वल टू CU/DD। CU क्या है? लोगों के पास रखी हुई करेंसी, और DD बराबर है व्यावसायिक बैंक के कोष्ठ नकदी, मतलब व्यवसायी बैंक में जो नकदी है। तो इन दोनों का अनुपात करेंसी जमा अनुपात कहलाता है। तो इसके बाद आता है रिजर्व जमा अनुपात। रिजर्व जमा अनुपात का सूत्र निम्नलिखित है। रिजर्व जमा अनुपात बराबर व्यावसायिक बैंक का रिजर्व बटे व्यावसायिक बैंक का कुल जमा। नेक्स्ट आता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय सेंट्रल बैंक किसी भी देश की बैंकिंग संरचना की सर्वोच्च बैंक होती है। यह अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बैंक होता है। सेंट्रल बैंक के प्रमुख को भारत में गवर्नर कहा जाता है। केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, सेंट्रल बैंक राष्ट्र के ऋण का प्रबंधन करता है। सरकारें विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रतिभूतियों को जारी करके समय समय पर धन जुटाती हैं। ये धन जुटाने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, उदाहरण सरकारी बॉन्ड जारी की जाती है। सेंट्रल बैंक के पास देश के करेंसी नोट जारी करने का अधिकार होता है। अब आजकल आप देख रही कोविड-19 में, तो इस विपत्ति के समय में सरकार जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक सहायता का पैकेज वहाँ से जारी करता है। तो केंद्रीय बैंक जो है इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य का प्रबंधन भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं? पहला है नोट जारी करना। भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में नोटों को छापने का एकाधिकार है। उसके पास 1 रुपये के नोट केवल वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, को छोड़कर सभी प्रकार के नोट जारी करने का अधिकार है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना है। ये राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। ये सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक आमतौर पर अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। चौथा है क्रेडिट का नियंत्रक। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। पांचवा है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदता और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। तो ये रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपने जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक है ना, और उसके कार्य क्या हैं? तो महत्वपूर्ण कार्य हमने आपको बताए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
साख नियंत्रण। जब केंद्रीय बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य को साख प्रदान करने के आदेश देता है तो ऐसे साख नियंत्रण को गुणात्मक साख नियंत्रण कहा जाता है। रिजर्व बैंक को देश के अन्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा, उद्देश्य व ढंग को निर्धारित करने का अधिकार है। फिर साख नियंत्रण की विधियाँ। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि साख के प्रयोग की विशिष्ट दशा को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इस संबंध में न्यूनतम सीमा अंतराल, साख की राशनिंग तथा नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं आंकड़ों जैसी विधियों का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है वर्णात्मक साख नियंत्रण। ये है बैंक दर। वो दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। ये ब्याज की दर से भिन्न होता है। बैंक दर वो होती है जिस पर केंद्रीय बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है। साख नियंत्रित करते समय केंद्रीय बैंक इस दर को बढ़ा देते हैं, जबकि साख विस्तार के समय बैंक दरों को घटा दिया जाता है। फिर है खुले बाजार की क्रियाएं। इससे तात्पर्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से होता है। जब केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण करना होता है तो प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंक के पास विक्रय करके नकद मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं, जिससे व्यापारिक बैंक साख सृजन करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और साख विस्तार की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय बैंक इन सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः क्रय करके नकद मुद्रा व्यापारिक बैंकों को देते हैं। फिर आता है परिवर्तनीय कोष अनुपात। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमा की एक निश्चित अनुपात, जो कि 3 से 15% हो सकता है, केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में रखता है, जो सामान्यतः 25 से 40% तक होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, यानी CRR से भी डिनोट करते हैं। यद्यपि भारत में जनवरी 2007 से SLR की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है, साख नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक CRR, RFK और SLR में वृद्धि कर देता है। फिर आता है गुणात्मक साख नियंत्रण। न्यूनतम सीमा अंतराल, साख की राशनिंग आती है, इसमें नैतिक दबाव है। फिर चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही और पांचवा आंकड़ों का प्रकाशन। यह गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आता है। साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि साख के प्रयोग की विशिष्ट दशा को निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इस संबंध में न्यूनतम सीमा अंतराल, साख की राशनिंग तथा नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं आंकड़ों जैसी विधियों का प्रकाशन किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, अतः साख नियंत्रण के संबंध में सारे नियंत्रण इसी के द्वारा होते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। RBI पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है और इसके लिए एक निर्गमन विभाग RBI में स्थित है। 2 रुपये से 1000 तक के नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये लेसन मुद्रा और बैंकिंग समाप्त हो रहा है और इस लेसन में, इस वीडियो में जितनी भी पॉइंट्स हमने बताए हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे हम आपको इस लेसन से संबंधित होमवर्क भी देंगे।